नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महिला से दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा गिरफ्तार हो गया है। मुकेश बोरा नोएडा से गिरफ्तारी हुई है इसकी और लंबे समय से मुकेश बोरा फरार चल रहा था और पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में लगी हुई थी और अब मुकेश बोरा को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ का अध्यक्ष है मुकेश बोरा। तो लंबे समय से मुकेश बोरा को पुलिस खोज रही थी और अंतोगत्वा आरोपी जो है मुकेश बोरा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुकेश बोरा नोएडा से गिरफ्तार हुआ है और लंबे समय से मुकेश बोरा की खोज चल रही थी। पुलिस खोजबीन कर रही थी इसकी और ये लगातार पिछले 22 दिन से ये लगातार फरार चल रहा था। जगह जगह अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और पुलिस लगातार इसे इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बना रही थी, लेकिन अंततः इसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर शाह हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। समीर, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई है, एक तो कहां से गिरफ्तारी हुई है और कब गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बड़े नेता और नैनीताल जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। और देखिए कल देर शाम की घटना बताई जा रही है और यूपी के रामपुर की एरिया में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ देखिए पुलिस कई दिनों से जो है मुकेश बोरा की तलाश में जुटी हुई थी। लगभग 5 टीमें जो है पुलिस ने दी थी और कई जगहों पर तलाश भी की जा रही थी, लेकिन मुकेश बोरा जो है वो काफी लंबे समय से पुलिस को छिपा भी रहे थे और फरार चल रहे थे। इसके साथ देखिए जो मुकेश बोरा है उनका बालकुआ थाने में एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट में जो है ये मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से मुकेश बोरा ने रिपोर्ट में 2 बार याचिका दायर करी थी। एक बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर विरोध संबंधी एक याचिका दायर करी थी जिसमें उनको न्यायालय से राहत मिली थी और उसके बाद में फिर फरार चल रहे थे। जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने पहाड़ के क्षेत्र में और एक हल्द्वानी के ऊपर उनका किराया दुकान था, वहां पूर्व की जो है कार्रवाई भी करी थी और इसके साथ उनकी तलाश भी की जा रही थी। उसी दौरान देखिए बेटी है मुकेश बोरा, उन्होंने हाईकोर्ट में दूसरी बार एंटीसिपेटरी बेल दायर करी थी जिसको न्यायालय ने सुना था और उसे भी खारिज कर दिया था। तो वहां भी मुकेश बोरा को राहत मिली थी और उसके बाद से वो फरार चल रहे थे। इसके साथ पुलिस ने इस दौरान उनके नजदीकी जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ भी करी थी। उनके भीड़ का भी एरिया है क्षेत्र है और हल्द्वानी से भी कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी और टीम जो है दबिश दे रही थी। फिलहाल नैनीताल पुलिस में देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है और मुकेश बोरा जो आरोपी है वो कभी लंबे से फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। जा रहा है, क्या कर रहा है? सवाल यह है कि जब ये इस तरीके से ये लुका छिपी खेल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसे शरण भी दे ही रहेंगे कुछ लोग, क्योंकि ये बिना शरण का ऐसे तो कहीं नहीं रुक रहा होगा ना। तो इसको लेकर क्या इस एंगल को भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला आया था उसके बाद मुकेश बोरा को पुलिस ने ढूंढने की कोशिश करी थी। मुकेश बोरा को जब कहीं ठिकाने लग सका तो उसके लिए नजदीकी मुझे जो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, जो नजदीकी लोग हैं जिनका मेरा उठना बैठना था, उन लोगों से कई बार पूछताछ भी करी थी। इसके साथ भीमताल की कई लोगों का पुलिस ने उठना था, हल्द्वानी में पूछताछ की गई थी, चलान भी करे थे। इसके साथ देखिए पुलिस ने अपनी जो 5 टीम बनाई थी वो नेपाल के बॉर्डर साइड में भी टीम जो है वो वहाँ जो बोरा है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि हमारे जो मुकेश बोरा है बता प्रयास भी कर रहा है और भाग भी सकता है। देखिए पुलिस तब तक कामयाबी नहीं मिली थी। अभी फिलहाल पुलिस ने यूपी और दिल्ली तक का भेजा था। और समीर एक सेकंड, समीर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ देवेंद्र भसीन राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र साहब, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। देवेंद्र साहब, फाइनली मतलब जिस तरीके से ये मुकेश बोरा यहाँ वहां लुका छिपी खेल रहा था, अंतोगत्वा इसे नोएडा पुलिस से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया।
देवेंद्र साहब। पहले दिन से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के साफ निर्देश हैं, किसी भी अपराधी को किसी पक्षा नहीं जाना चाहिए और उसको पकड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरी शक्ति से काम करती है और हमने लगातार देखा भी है। वोरा के प्रकरण में कांग्रेस यद्यपि बहुत सारे आरोप लगाती रही, लेकिन हम लगातार कहते रहे कि निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और अब तक नई बात सामने आ गई। वो हमको आरोपित कर रहे थे, अब तो वोरा के संबंध कांग्रेस के नेताओं से भी निकल रहे हैं, लेकिन धामी जी ने किसी संबंध का कोई ध्यान न रखते हुए जो निर्देश दिए थे, हमारी पुलिस ने जो है सहयोग लेकर के उस काम को पूरा किया। वोरा ने न्यायालय में जाकर के एक अंतरिम जमानत की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पर भी सख्त पैरवी की गई, मजबूत पैरवी की गई, तो वहाँ से भी वोरा को पूरी राहत नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर पुलिस की बहुत सफलता है। धामी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति, उसका प्रमाण है। और जिन अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने इस काम को किया है, तो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र। नहीं तो देवेंद्र साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, 20-22 दिन से ये आदमी फरार चल रहा था, 3 राज्यों की पुलिस इसके धरपकड़ में लगी हुई लुका छुपी खेलवा रहा था। ये अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई ना कोई शरण तो दे रहा था इसे, वरना ये 20-22 दिन तक ऐसे कैसे ये हाइड एंड सीक खेल रहा है पुलिस के साथ? देखिए, अब जो पकड़ में आ गया है ये, तो किन लोगों ने शरण दी, कौन लोग इसके पीछे थे, ये सब बातें पुलिस की छानबीन में सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी रहा हो जिसने शरण दी होगी, तो उसकी भी अपने आप में सामने आएगा, और अपराधी को शरण देना भी अपने आप में एक अपराध है, तो निश्चित तौर पर उनका भी खुलासा होगा। और लेकिन ये जरूर है कि 20-22 दिन लगे, लेकिन होता है कई बारी सालों साल तक अपराधी भागा रहता है, पकड़े जाते हैं बाद में। तो मामला ये है कि पुलिस हमारी सक्रिय थी कि नहीं, हमारी सरकार की नीयत ठीक थी नहीं थी, और हमने पूरी ताकत से प्रयास किए कि नहीं किए। सरकार की नीयत के साथ मुख्यमंत्री जी के सारे देवेंद्र, ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो गई है नोएडा से, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, संतुष्ट? देखिए, काहे संतुष्ट होने की बात तो तब है ना जब इस समय पर गिरफ्तार करते। आज 22 दिन से आग मिचेले का खेल चल रहा था, सरकार के संरक्षण में ये खेल हो रहा था। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाह रही है। इनके कार्यकर्ता आम बलात्कार कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। और आज 22 दिन के बाद जब उसने सारे अचंभे बंद हो गए, जब कोर्ट ने भी एडवांस जमानत को खारिज कर दिया, वो भी नहीं सुनाई हुई, और तब मजबूरी में जाके सरकार को ये सब कदम उठाना पड़ा। और वो तो नैनीताल में घूम रहा था, जानबूझ के दिखाया गया नोएडा में। मथुरा जी, आप ये किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण दे रही थी और अंतों तो परेशान हो गई, मतलब सारे रास्ते बंद हो गए, तब जाके गिरफ्तारी हुई? निश्चित रूप से मेरा पुनः आरोप है, मैं अपने आरोप को दोहरा रहा हूँ। सरकार के संरक्षण की वजह से मुकेश बोरा गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे, और सरकार का पूरा संरक्षण था। पुलिस केवल आग में चोले खेल रही थी और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। एक बात सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि भाजपा के लोग ही बलात्कार के मामले में या यौन शोषण के मामले में क्यों पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी और मथुरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से शव यात्रा निकाली गई है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और शव को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया है। वहां पर जो शव यात्रा निकाली जा रही थी उसका जो प्रतीकात्मक शव था उसके साथ छीना झपटी भी हुई और पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में लिया, यानी कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो शव यात्रा निकाल रहे थे, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं देहरादून से। सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नारेबाजी करते हुए शव को फिलहाल जो शव यात्रा निकाली जा रही थी उसको कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। और ये हम आपको लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रतीकात्मक शव के रूप में जिस शव यात्रा को निकाला जा रहा था उसको पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही उसे रोक दिया।
और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। और देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये प्रतीकात्मक शव, ये देख सकते हैं किस तरह से शव के साथ छीना झपटी हो रही है पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो शव यात्रा निकाल रहे थे, एक तो इस शव यात्रा में कौन कौन से नेता शामिल थे और दूसरा कि पुलिस के बीच में झड़प हुई, इसको लेकर पूरी इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? अभय, देखिए, देहरादून महानगर युवा कांग्रेस की ये शव यात्रा थी, जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक शव यात्रा निकालने का काम यहाँ पर किया। कांग्रेस भवन से एसले हॉल चौक तक की कांग्रेस की पदयात्रा थी, जिसमें शव यात्रा को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता चलने वाले थे। कांग्रेस भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन था, तो जैसे ही कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई थी, कांग्रेस भवन के बाहर पुलिस का पहरा सख्त होता जा रहा था। और कांग्रेस की जैसे ही ये शव यात्रा निकली तो गेट पर, यानी कांग्रेस मुख्यालय का जो गेट है, उस गेट पर ही पुलिस के द्वारा युवा कांग्रेस के साथियों को रोकने का काम यहाँ पर किया गया। इस दौरान जो सांकेतिक शव बनाने का काम युवा कांग्रेस की तरफ से किया गया था, उस शव को छीनने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया। पुलिस के साथ युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनकी तीखी नोकझोंक यहाँ पर हुई और सरकार के खिलाफ उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। महानगर का एक कार्यक्रम था, तो महानगर के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस संगठन के जो प्रदेश पदाधिकारी थे, जैसे प्रदेश प्रवक्ता या फिर दूसरे प्रदेश महामंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राज्य सरकार के खिलाफ उनकी तरफ से हल्ला बोला गया और कहा गया कि जिस प्रकार से विकास के कामों में अनदेखी हो रही है, तो अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस ज्यादा यहाँ पर हो रहे हैं और युवाओं को जिस प्रकार से ठगने का काम सरकार में किया जाता है, उसके खिलाफ उनके। ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चमोली से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मण थाला पूत पोखरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने गांव वासियों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान 2024 के तहत सदस्य बनाया। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने इस मौके पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों के आधार पर चलती है और सभी को साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। खबर देहरादून से है, जहां सफाई को लेकर फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने एक अभियान की शुरुआत की है। इस क्रम में वो अपने गीतों के जरिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपनी गली मोहल्ले में सफाई अभियान चलाएं ताकि सभी स्वस्थ रह सकें। और आपको सुनाते हैं हेमंत पांडे का ये संदेश। देश को बचाना है, एकता को लाना है। तो वहीं उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों में चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन की लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी ई वाहन चालक जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सके। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन
जहाँ वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके। तो देहरादून के फेमस सेंट जोसेफ्स स्कूल की नजूल भूमि पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल की लीज पर दी गई नजूल भूमि को वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है। स्कूल के प्लेग्राउंड के एक भूभाग को जिला प्रशासन द्वारा नापने का काम किया गया। आपको बता दें कि स्कूल के पास 21 बीघा जमीन नजूल की है, जिसे अब प्रशासन द्वारा वापस किया जाएगा। तो वही राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। धूप के बाद बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो राजधानी देहरादून में एक बार फिर से झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है और उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। धूप के बाद बारिश से लोगों को राहत मिली है और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से लगातार ये तापमान बढ़ता ही जा रहा था, जिससे देहरादून के लोगों को गर्मी से हालत खराब हो रही थी और कई इलाकों में अब बारिश हो रही है। तो मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है और कई इलाकों में, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। धूप के बाद बारिश होने पर लोगों ने राहत की सांस ली और गर्मी से लोगों का पीछा छूटा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो एक बार फिर से भीषण बारिश, झमाझम बारिश ने उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत पहुंचाई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को साल 2027 में बढ़ाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। देखिए, सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण कर रहा हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा हूँ, जिनकी आज जयंती है। और जिन्होंने अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति यानी अंत्योदय के लिए एक चिंतन हम सबके सामने रखा था और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार नित नए आयाम छू रही है इस दिशा में। आप जानते हैं माननीय मोदी जी भी जिस प्रकार से गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के दौरान हुआ। 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन गरीब लोगों के लिए हमारी केंद्र सरकार दे रही है। उसी प्रकार से हमारी धामी जी की सरकार इसी प्रकार से अनेकों निर्णय ले रही है। आप जानते होंगे कि अंत्योदय भारत जो हमारे कार्ड धारक हैं 1,84,000, उनको 2022-23 में एक निर्णय लिया था कि उनको 3 गैस सिलेंडर फ्री में रिफिल करने की सुविधा हमारी सरकार देगी, जिसकी मियाद अभी 2024 के मार्च में ख़त्म हो गई थी। और हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि इसे 2027 तक उन अंत्योदय परिवारों को हम 3 रिफिल हर साल उनको देने का काम करेंगे। तो अपराध किया तो अपराधियों की अब खैर नहीं, कुछ ऐसा ही संदेश दिया है एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने, जिन्होंने जिले को अपराध मुक्त करने के लिए अपने फैसले कड़े कर दिए। इस दौरान देर रात जसपुर में लूट के आरोपी को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार देर रात जसपुर के सुतमिल धर्मपुर चौकी में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने पुलिस द्वारा रोकने पर फायरिंग की और दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिस पर पुलिस ने बाइक सवार व्यक्तियों का पीछा किया और घेर लिया। दोनों व्यक्ति बाइक छोड़कर झाड़ियों में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसमें कांस्टेबल अरुण कुमार घायल हो गया और जवाबी फायर में पुलिस द्वारा 3 राउंड में फायर किए गए, जिसमें एक गोली व्यक्ति के पैर में लगी और वो पकड़ा गया। जानकारी मिलते ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उनका कहना है कि जिले में कोई भी बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं। वहीं देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में नाबालिग की शादी को लेकर हंगामा हो गया। गौतम कुंड मंदिर चंद्रबनी में रात 8 बजे एक नाबालिग जोड़े की शादी की खबर मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पितृपक्ष में शादी किए जाने का विरोध किया और शादी का विरोध होता देख मंदिर के मुख्य पुजारी, मंदिर की कोषाध्यक्ष और अन्य लोग
हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर लाठी और ईंट से हमला कर दिया। वहीं यूपी में थूक और यूरिन मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों की जांच करने के साथ ही खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मैनेजर और कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले कराने के साथ ही सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं और खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ के निर्देश का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जोरदार स्वागत किया है और सभी मुख्यमंत्रियों से भी अपने राज्यों में इसी तरह के निर्देश जारी करने और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सन्यासी के हाथ में भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री का दायित्व है और आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो एक कानून के हिसाब से आदेश जारी किया नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के जरिए कि जहां भी हमारे भोजन की व्यवस्थाएं, रोडों के किनारे जो होटल हैं, ढाबे हैं या बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, वहां किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, इसलिए जो भी पदार्थ है उनकी एक लिस्ट लगाई जाए, उनकी गुणवत्ता का प्रावधान हो और जो लोग भोजन बनाते हैं, परोसते हैं, उनको ग्लव्स पहने जाएं, सिर के ऊपर उनको एक कपड़ा रखना चाहिए जिससे बाल ना गिरे भोजन में और अशुद्ध पदार्थों का बहिष्कार होना चाहिए। सख्ती से उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने जो आदेश किया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उसका स्वागत करती है और जो भी लोग भोजन सर्व करते हैं या बनाते हैं उनके नियम होटल के मालिक का, मैनेजर का अथवा जो लोग उसकी व्यवस्था करते हैं वो एक जरूरी है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।